नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है बीजेपी का दतिया चैप्टर, नरोत्तम होंगे लकी फैक्टर। तो दतिया में उपचुनाव की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो चुकी हैं और 1 जून को हम ये बात कर रहे हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यानी 4 महीने का ये जो बीच का वक्त है। और ये माना जा रहा है कि चुनाव आयोग अक्टूबर में दतिया में बाय इलेक्शन करा सकता है और निश्चित तौर पर ये मध्य प्रदेश के सबसे हाई प्रोफाइल बाई इलेक्शंस में से एक होगा। पहला कारण जिस तरह की परिस्थितियां रहीं, जिस तरह से वहाँ से दिग्गज बीजेपी के नेता और कांग्रेस के भी कोई ऐसे नेता नहीं जो कोई छोटे मोटे नेता हों। राजेंद्र भारती को आप काफ़ी पुराने, अनुभवी और डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को टक्कर देने वाले नेता कांग्रेस के जो हैं उस गिनती में रख सकते हैं। लेकिन जैसी परिस्थितियां बनी, जैसे हालात बने और जिस तरह की परिस्थितियां और हालात बने, वो दैट इज़ क्वाइट ड्रामेटिक एंड जिसको कहते हैं अनप्रेसिडेंटेड, एक अभूतपूर्व परिस्थितियां आप कह सकते हैं। और इन परिस्थितियों में चुनाव की पृष्ठभूमि बनती है। नरोत्तम जी की वापसी को लेकर तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। नरोत्तम जी लौटेंगे, फिर एक बार चुनाव में नतीजे अपनी जगह हैं, लेकिन लाइकली दोनों ही कांग्रेस और बीजेपी फिंगर क्रॉस करके ही चलेंगे। एक की सीट है, एक को सीट हासिल करनी है, दोनों पूरी ताकत लगाएंगे। राजेंद्र भारती जी की जो अनुपस्थिति की स्थिति है उसमें क्या उनके पुत्र होंगे मैदान में, या फिर कोई वैसा ही टक्कर का कैंडिडेट उतारना पड़ेगा कांग्रेस को। और नरोत्तम जी, मान लीजिए अभी हम कल्पना करें, कोई भी जीत सकता है, कांग्रेस भी हो सकती है, बीजेपी भी हो सकती है, लेकिन नरोत्तम जी अगर जीतते हैं तो क्या परिस्थितियां बनेंगी प्रदेश की राजनीति में। वो फिर क्या एक ताकतवर मंत्री के तौर पर उनकी वापसी होगी। और ये राजनीति में बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर माना जाता है। आपको 5 साल इंतज़ार करना पड़ता है अगर आप चुनाव में नहीं कामयाब हो पाते हैं, लेकिन यहाँ आपको चुनाव के 2.5 साल पहले ही करीब मौका मिल रहा है एक बार फिर मैदान में उतरने का। तो कुल मिलाकर ये इलेक्शन अपनी तरह का बड़ा अनूठा और बड़ा दिलचस्प इलेक्शन है। आज इसी पर हमारी डिबेट है। सबसे पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। दतिया में उपचुनाव की आहट के बीच सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। संभावित उपचुनाव की आहट के साथ सबसे ज्यादा चर्चा पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा के नाम की हो रही है। 2023 में हार के बाद सक्रिय राजनीति से कुछ दूरी पर दिखे नरोत्तम अब लगातार संगठनात्मक बैठकों और राजनीतिक गतिविधियों के जरिए मैदान में नजर आ रहे हैं। बीजेपी के भीतर ये संदेश देने की कोशिश है कि दतिया में पार्टी का सबसे मजबूत चेहरा आज भी नरोत्तम मिश्रा ही है। यही वजह है कि संभावित उपचुनाव को उनकी राजनीतिक वापसी के बड़े अवसर के रूप में देखा जा रहा है। दतिया में बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा नरोत्तम संभावित उपचुनाव में हो सकते हैं मुख्य दावेदार। बीजेपी फिर लगा सकती है नरोत्तम मिश्रा पर दांव। नरोत्तम लगातार कर रहे अलग अलग बैठकें। 2 महीने से सामाजिक समीकरण साध रहे नरोत्तम। उपचुनाव से पहले सदस्यता अभियान तेज। यादव समाज पर बीजेपी का फोकस। पाल समाज को साधने में जुटे नरोत्तम। क्षत्रिय समाज में बढ़ाई राजनीतिक सक्रियता। गांव-गांव पहुंचकर बढ़ा रहे जनसंपर्क। कांग्रेस में सेंध, बीजेपी में शामिल हो रहे नेता। कांग्रेस सीट बचाने की रणनीति बनाने में जुटी। राजेंद्र भारती बेटे के लिए कर रहे टिकट की पैरवी। अवधेश नायक समेत कई और नेता भी दावेदार। मुकाबला नरोत्तम बनाम कांग्रेस भर नहीं है। कांग्रेस भी सीट बचाने की पूरी तैयारी में जुट गई है। पार्टी स्थानीय नेतृत्व और सहानुभूति के मुद्दे को साधने की कोशिश कर रही है। वहीं आजाद समाज पार्टी के नेता दामोदर यादव भी खुलकर मैदान में उतर चुके हैं। उन्होंने उपचुनाव में मजबूत दावेदारी का दावा करते हुए बीजेपी और कांग्रेस दोनों को चुनौती दे दी है। दतिया दंगल को लेकर कांग्रेस बीजेपी भी खुलकर ताल ठोक रही है।
कांग्रेस पार्टी द्वारा एक ऐसा जनप्रतिनिधि थोपा गया जो कि अपराधों में लिप्त पाया गया और अपराध सिद्ध होने की वजह से सदस्यता रद्द होने जैसी स्थिति बनी है। तो ऐसे में निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी पे दतिया की जनता विश्वास करेगी और वही विकास की अवधारणा दतिया में वापस लौटेगी जो पूर्व में भी भारतीय जनता पार्टी और नरोत्तम मिश्रा जी के नेतृत्व में चली थी। 2023 में दतिया से चुनाव हारने के बाद नरोत्तम मिश्रा हर चुनाव में अपनी दावेदारी पेश करते हैं। कभी वो लोकसभा का 2024 के चुनाव में दावेदारी कर देते हैं, फिर राज्यसभा के चुनाव के लिए खुद को दावेदार बताते रहते हैं। अब वो दतिया में उपचुनाव होने की संभावनाओं पर जो है वो जातिगत सम्मेलन कर रहे हैं। लेकिन सच बात ये है कि क्या उनकी पार्टी उन्हें चुनाव में टिकट देना चाहती है? दतिया का उपचुनाव सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं होगा, ये बीजेपी के लिए नरोत्तम मिश्रा की राजनीतिक ताकत का परीक्षण होगा। तो कांग्रेस के लिए अपनी मौजूदगी बचाने की चुनौती होगी, साथ ही छोटे दलों के लिए बड़े दलों के वोट बैंक में सेंध लगाने का मौका। यही वजह है कि चुनावी बिगुल बजने से पहले ही दतिया मध्य प्रदेश की सबसे चर्चित राजनीतिक सीट बन चुकी है। दतिया में लड़ाई सिर्फ वोटों की नहीं, सियासी प्रतिष्ठा की भी है। एक तरफ नरोत्तम मिश्रा की संभावित वापसी की चर्चा है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस अपनी जमीन बचाने की कोशिश में है। वो तीसरी ओर नए खिलाड़ी समीकरण बदलने का दावा कर रहे हैं। अब देखना यह है कि दतिया का उपचुनाव वापसी की कहानी लिखता है या फिर सियासत में कोई नया अध्याय जोड़ता है। लेकिन फिलहाल नरोत्तम मिश्रा की सक्रियता के बीच सवाल यही है कि क्या बीजेपी के दतिया चैप्टर के बीच क्या नरोत्तम पार्टी के लिए लकी फैक्टर साबित होंगे? चलिए हमारे सवाल देख लीजिए। क्या बीजेपी एक बार फिर दतिया में डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा पर दांव लगाएगी? सबसे लाइकली और सबसे नंबर 1 कैंडिडेट हैं डॉक्टर मिश्रा बेहिचक। क्या डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की 2 महीने की सोशल इंजीनियरिंग वोटों में तब्दील हो पाएगी? क्या कांग्रेस सहानुभूति और स्थानीय नेतृत्व के सहारे सीट बचा पाएगी? और भीम आर्मी के सहारे जो आज़ाद पार्टी मैदान में है, क्या ये वोट कटवा साबित होगी? तो किसके पक्ष में जाएगी? बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाएगी, कांग्रेस को नुकसान, या कांग्रेस को फ़ायदा, बीजेपी को नुकसान? तो इस पार्टी को भी आप ओवर रूल मत करिए जहां से दामोदर यादव नाम के राजनेता खम ठोक रहे हैं। और एक शेर है जो है, तो अब आप जिस भी रूप में देखें उसको, उनके आ जाने से आ जाती है चेहरे पर रौनक और वो समझते हैं बीमार का हाल अच्छा है। तो इसको चुनाव में रख लीजिए, उनकी जगह चुनाव कर लीजिए। चुनाव के आ जाने से जो आ जाती है चेहरे पे रौनक, वो समझते हैं बीमार का हाल अच्छा है। चुनाव एक ऐसी चीज़ है। 1998 के इलेक्शन में मैंने कब रिपोर्टर के तौर पर एक रिपोर्ट की थी और शिव कुमार सिंह जो खंडवा और बुरहानपुर से और उस रीजन से एक ताकतवर नेता थे, चुनाव के नतीजे आने के तत्काल बाद एक दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम में उनकी मृत्यु हो गई, ब्रेन स्ट्रोक हुआ और चुनाव जीतने के बाद भी वो इस दुनिया में नहीं रहे। मैंने उनके परिवार में बात की, उनकी पत्नी से पूछा, उन्होंने कहा इतना तनाव होता है। बोले जब चुनाव प्रचार होता है तो वो 4 बार शेव बनाते थे, 4 टाइम्स अ डे। एक बार सुबह उठने के बाद, एक बार 12 बजे, एक बार 6 बजे और एक बार रात 12 बजे। मैंने कहा क्यों, ऐसा क्यों करते थे? जिससे कार्यकर्ताओं को ताज़ा दम दिखें, चेहरे पर थकान न दिखे। नहीं तो वो कार्यकर्ता जो हनुमान की तरह मोर्चे पे संघर्ष कर रहा है, वो प्रभु श्री राम के चेहरे पर चिंता की रेखाएं देखेगा, उलझन में उलझ जाएगा। चिंतित है मेरे प्रभु। बरा तो दार्शनिक बातें हो गई। जो मेहमान हमारे साथ हैं, शैलेंद्र पटेल जी हैं, सीनियर कांग्रेस लीडर, पूर्व विधायक, और समझते हैं इस दर्द को भी और इसके मर्म को भी। बहुत स्वागत है उनका। मनोज सैनी जी हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर पॉलिटिकल अफेयर्स। मनोज, आपका बहुत स्वागत है। और अजय धवले जी हैं, बहुत ही संजीदा, और मुझे कहने में संकोच नहीं है कि जो आज का पैनल है वो मेरा पसंदीदा पैनल है कांग्रेस बीजेपी का। अजय धवले एक काबिल एडवोकेट तो है ही, एक बेहतरीन इंसान है और मर्यादा और संयम की सीमाओं को बहुत अच्छे से समझते हैं, जैसा वो कानून की धाराओं को समझते हैं। मनोज, जरा समझाइए, नरोत्तम जी के अलावा तो कोई चॉइस है ही नहीं, नरोत्तम जी ही आखिरी और पहली चॉइस है वहाँ से। और नरोत्तम जी ने जिस तरह सोशल इंजीनियरिंग की तैयारी वहाँ शुरू कर दी, अलग अलग समाजों से मिलना, ये शायद वो जो 5-6 हज़ार का अंतर था जिसको पिछली बार भरने में वो कामयाब नहीं हुए थे,
तो जाहिर है राजनीति में पीछे से जाजम खींचने वाले भी बहुत होते हैं, किसी ने खींची भी होगी, हो सकता है। किस तरह से ये तैयारी देखते हैं आप? और कांग्रेस के लिए चुनौती होगी, कैंडिडेट हालांकि सुन रहे हैं कि राजेंद्र भारती जी चाह रहे हैं कि उनके पुत्र को मौका मिले। जी देखिए, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को अपनी सीट पर नहीं बल्कि तमाम सारी सीटों पर चुनाव लड़ने का एक अच्छा अनुभव है। और एक प्रबंधक के रूप पर भारतीय जनता पार्टी के माने जाते हैं। तो चुनाव का प्रबंधन कैसे करना, चुनाव कैसे लड़ना है, वो तो उनको बहुत बेहतर तरीके से आता। लेकिन फिर भी जब भी चुनाव होते हैं तो जनता जनार्दन ही भगवान होती है, और कई बार हम उनको नापने मापने में कुछ गड़बड़ कर बैठते हैं, और उसका खामियाजा कहें या रिजल्ट दूसरी तरह का 2023 में जैसा डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के साथ हुआ। पर वो तमाम तरह की चीज़ों को समझ रहे हैं शरद जी, और वहाँ की यदि जातिगत समीकरणों कुल मिला के मुझे लग रहा है 2.60 के आसपास वहाँ का वोटर है वर्तमान में। और उसको देखें तो वहाँ अनुसूचित जाति का वर्ग है वो करीब 25,000 के आसपास है, और कुशवाहा और शाक्य जो है उसकी संख्या 40,000 के आसपास है। यादवों को देखें तो 18, 20, 22,000, तो वो, और ब्राह्मण भी वहाँ 25,000 के आसपास है। तो यदि पूरी सीट को हम देखते हैं तो निश्चित रूप से वहाँ जातिगत समीकरणों को साधना, रूरल कॉन्स्टिट्यूंसी है तो जातिगत समीकरण बहुत साधना पड़ेगा। और दलित बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका, जो आप आजाद पार्टी की बात कर रहे हैं, तो वो डिस्टर्ब तो करेगी, लेकिन कई बार होता है कि अब वो किसको मुश्किल में डालेगी। तो उसी तरह से नरोत्तम मिश्रा काम कर रहे हैं। और अभी तो खैर वक्त है, अक्टूबर आते आते मुझे लग रहा है बहुत लंबा वक्त है, लेकिन मेहनत करना पड़ेगा, ये वो भी समझ रहे हैं। क्योंकि वहाँ पर एक भाव दूसरा ये भी देखने को मिलेगा राजेंद्र भारती के कारण कि यदि उनके बेटे को टिकट मिल जाती है तो एक जो सहानुभूति की बात होती है वो कहीं उस तरफ ना चले जाए। तो मुझे लगता है वो कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। पर ये तो तय है कि बीजेपी डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को ही चुनाव मैदान में उतारेगी, और उनसे बेहतर कोई कैंडिडेट वहाँ नहीं होगा। वक्त तो सपाटे से निकल जाता है मनोज जी। आपने सोचा था कि 6 महीने बिता चुके हैं हम 2026 के, बिल्कुल आज 1 जून है, तो आप अक्टूबर की बात कर रहे हैं, तो अक्टूबर तो उड़ के पहुंच जाएंगे आप। कब आप देखेंगे गणेश जी की तैयारियां, फिर दुर्गा जी की, और फिर दिवाली की धूम, और उसी में दतिया की धूम, और वैसे यार मानसून ने अलग तरह की करवट ले ली। हाँ जी, क्या कहेंगे शैलेंद्र जी? राजनेताओं की चुनौतियां, और चुनाव एक ऐसी चीज है जो मतलब जिसे कहते हैं कि दोनों चीज़ें हैं, ब्लेसिंग भी है और डिस्गाइज भी है, दोनों चीज़ें हैं, जीत और हार सिक्के के 2 पहलू हैं। जी, कैसे दतिया पर फोकस करते हुए आपकी? देखिए, वैसे तो जो आम जन और नेता हैं वो चाहते हैं कि 5 साल में ही चुनाव। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि चुनाव अपने आप ने जो कहा कि बहुत सारी चीज़ें लेता है, और जनता भी बहुत सारे इन सब कामों में समय भी व्यर्थ गंवाते हैं, और बहुत सारे काम रुकते भी हैं इस चुनाव के कारण। ये सच है, जो चुनाव है 5 साल में होना चाहिए। अब क्यों हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, उसके मैं पीछे जाऊंगा तो आज की स्टोरी बहुत कुछ अलग हो जाएगी। लोगों ने चुना इसलिए नहीं था कि चुनाव 2 साल या 2.5 साल बाद आए। किस परिस्थितियों में चुनाव हुए वो बात मैं बाद में करूंगा। रहा दतिया के चुनाव की और नरोत्तम मिश्रा जी की बात, तो जो भारतीय जनता पार्टी जो अनएक्सपेक्टेड निर्णय लेती हैं, उसमें ये कहना बहुत मुश्किल है कि नरोत्तम मिश्रा जी ही चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि शिवराज सिंह जी का चेहरा था चुनाव के समय, लेकिन मुख्यमंत्री मोहन यादव जी बने। अन्य राज्यों में हम देख लें तो आज क्योंकि किसी चेहरे के ऊपर आधारित होकर भारतीय बड़ी अलग ही थ्योरी ले आए। मैं अलग थ्योरी लेके नहीं आया हूँ, जबरदस्त थ्योरी ले आया। जो मैं बात कह रहा हूँ, देखिए बहुत गंभीरता से कह रहा हूँ, मैंने कुछ टॉपिक बता। हाँ, नहीं, मैं आपकी बात को गंभीरता से ले रहा हूँ, लेकिन आपने अनएक्सपेक्टेड कहा, कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन बड़ी अनएक्सपेक्टेड बात कर दी। अनएक्सपेक्टेड क्या, भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह के निर्णय होते हैं वो अनएक्सपेक्टेड ही होते हैं, तो हमें उसके लिए तैयार होना चाहिए। क्या जरूरी नहीं है कि नरोत्तम मिश्रा जी, क्या भारतीय जनता पार्टी किसी एक चेहरे की मोहताज है आज की स्थिति में कि उसी चेहरे को वो लड़ाए जो कि हार चुका है? जब प्रयोगशाला मध्य प्रदेश बहुत सारी चीज़ों के लिए बनी हुई है, तो इस प्रयोग में कुछ और प्रयोग भी वो कर सकती हैं। ना मैं भविष्य वक्ता हूं, ना आप हैं, ना हम कोई कह सकते। तो भारतीय जनता पार्टी का निर्णय, आप क्या इशारा कर रहे हैं राज्यसभा जा सकते हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूं, तो बहुत सारे चुनाव, क्योंकि राजनेता हैं नरोत्तम मिश्रा जी, और मध्य प्रदेश के एक वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के राजनेता हैं। उनकी राजनीतिक खूबियों के बारे में मैं यहाँ नहीं कहूंगा कि उनमें क्या क्या खूबियां हैं, किस तरीके से उन्होंने क्या मैनेजमेंट करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उन सबको दरकिनार करके कई बार ऐसे निर्णय लेती, क्योंकि अब सरकार बनी हुई है, कोई इस चेहरे की मोहताज तो है नहीं कि हम उस चेहरे के बल पे ही सरकार बनेगी या बिगड़ेगी। अब उनको तो ज़्यादा मौका है किसी और को भी लीडरशिप बढ़ाने के लिए, किसी और को भी आगे बढ़ाने के लिए, ये सब कुछ हो सकता है। इसके अलावा भी अब क्योंकि चुनाव है, वहाँ से वो चुनाव लड़े हैं, कई लंबे अरसे से चुनाव लड़े। मैं एक बहुत छोटी सी बात कहना चाहता हूँ, अगर वो लड़ते हैं तो इन्हीं नरोत्तम मिश्रा जी को आज से 2.5 साल पहले वहाँ की जनता ने नकारा है, और जिस तरीके से वो वापस आए और चुनाव लड़ते हैं, तो क्या जनता उनको फिर स्वीकारेगी कि हमने जिनको हमने हराया और वही व्यक्ति इस तरीके से
कोर्ट कचहरी जो मामला था ही नहीं, बहुत दिनों से दबा हुआ था उसके कारण। जबकि मध्य प्रदेश में हम देखते हैं कि चाहे वो बीना की विधायक का मामला हो कि जो सरासर दिख रहा है, उसके बाद कुछ नहीं हो पा रहा है, मुकेश मल्होत्रा के मामले में कुछ और होता है, और राजेंद्र भारती जी के बारे में, या जबकि हम जब नरोत्तम मिश्रा जी की बात करें पेड न्यूज़ के मामले में कितने दिनों में उनका कोर्ट का फैसला आया, ये भी तो हम देख लें। कुछ फैसले कितने दिनों में आते हैं और कुछ फैसले बहुत जल्दी आते हैं। तो मध्य प्रदेश के जो मतदाता हैं वो जागरूक हैं और इस तरह के फैसलों पे अपना रिएक्शन देते हैं, हमें इसका भी इंतजार करना होगा। लेकिन चुनावी नतीजों में जीत हार चलती है और बाउंस बैक भी दिग्गज नेताओं ने किया है। आप उदाहरण देख लेंगे तो इंदिरा जी से लेकर अटल जी तक, माधवराव सिंधिया जी से लेकर अर्जुन सिंह जी तक, और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से लेकर शिवराज सिंह चौहान तक, दिग्विजय सिंह जी तक, आप किसको ढूंढेंगे, किस नाम पर आप अटकेंगे कि जो नाम मुझे लगता है लाल कृष्ण आडवाणी भी। जी बिल्कुल जी देखिए, चुनाव में हार जीत शरद जी बिल्कुल सच है, बड़े से बड़े नेताओं ने भी चुनाव हारे हैं। कोई चुनाव किसी की बपूती नहीं है कि वो चुनाव जीतेगा, बिल्कुल। कोई राजनेता अगर समझने लगे कि मैं हर चुनाव जीत जाऊंगा, ये भी तो गलतफहमी में वो जीता। ये भी आप सहमत होंगे कि चाहे किसी भी नेता की हम बात करें, चुनाव में जीत हार चलती है, परिस्थितियां बहुत जिम्मेदार होती हैं, लेकिन राजनेता का ये जो जिगर है ये भी गजब है। और वो फिर लौटता है, वो बताता है कि हाँ उससे कुछ त्रुटियां हुई होंगी, वो हाथ जोड़कर फिर लोगों के बीच खड़ा होता है और कहता है मैं आ गया हूँ, पिछली बार से और बेहतर हूँ आपके लिए, और जो आपके लिए मैं कर सकता हूँ, और लोग फिर भरोसा करते हैं, प्यार देते हैं। अजय जी कैसे देखते हैं आप? और दतिया के उपचुनाव को नरोत्तम जी ने तैयारी शुरू कर दी है, ये बात सही है, जब तक टिकट ना मिले, कोई भी हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर भी क्यों ना हो, लेकिन जब तक टिकट का निर्धारण नहीं है, संभावित प्रत्याशी और संभावना ये शब्द जुड़े ही रहेंगे। लेकिन आप कैसे देखते हैं? और दतिया उपचुनाव में जाहिर है आपका दावा होगा, जैसा अभी अजय जी ने किया, कि नहीं पलड़ा कांग्रेस का भारी रहेगा, उन्होंने उसके कारण भी गिनाए। आपके कारण, एक दिग्गज नेता, चुनाव प्रबंधन का माहिर, लोकप्रियता के पैमाने में भी बहुत आगे, कैसे देखते हैं आप? और दतिया में आपका दावा जीत का अगर है, होगा ही, तो उसके पक्ष में भी दलील। देखिए शरद जी, आदरणीय नरोत्तम दादा जो है वो सिर्फ दतिया के नहीं, एक स्टॉलवर्ट लीडर है पूरे मध्य प्रदेश के लिए। अपनी योग्यताओं की वजह से, अपनी क्षमताओं की वजह से उन्हें मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को स्थापित करने में जिन महत्वपूर्ण लोगों का योगदान रहा, उसमें उनका भी बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। जिस परिप्रेक्ष्य में आज हम इस डिबेट को कर रहे हैं कि दतिया में जो बाई इलेक्शन होगा, कहीं ना कहीं जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी का डिसीजन है, तो हम उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते। जैसे मेरे मित्र कांग्रेस के प्रवक्ता साथी चैलेंज जी कह रहे थे कि कुछ निर्णय बहुत जल्दी कोर्ट दे देता है और कुछ निर्णयों को बहुत टालता है, तो क्योंकि एक करप्शन का प्रकरण है और कोर्ट ने उनको एक कन्विक्टेड क्रिमिनल कहा है राजेंद्र भारती जी को, तो उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि कोर्ट का डिटेल बिल्कुल ठीक। लेकिन जी, वर्तमान में दतिया में जो बाई इलेक्शन होने जा रहा है, कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जो 2023 का विधानसभा चुनाव था वो जनादेश भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार किया था। 7,500 वोटों से आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी चुनाव हार गए थे और भारतीय जनता पार्टी के लिए उस चुनाव हारने के बाद भी एक संगठन के नेता के रूप में वहां अपने क्षेत्र में काम कर रहे थे। उस क्षेत्र में उनके जो विकास के काम थे वो विकास का पर्याय बन गए थे, चाहे मेडिकल कॉलेज लाने की बात कर लीजिए, पॉलिटेक्निक कॉलेज का, नर्सिंग के कॉलेज का, या अन्य जितने भी विकास की परियोजनाएं, ग्वालियर बाईपास की बात कर लीजिए, ऐसे अनेक विकास के पर्याय अच्छी काम उन्होंने किए कि जब कहीं ना कहीं दतिया की जनता को भी लगता है कि 2023 में जो होती वो एक भूल थी। और चुनाव में हम सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से 365 डेज 24/7 चुनावी मोड में इसलिए रहती है क्योंकि हमको चुनाव जीतकर विकास करना है, हमको जनता की सेवा करनी है। तो कहीं ना कहीं ये एक मन में भाव था कि दतिया की सीट हम हार गए थे, नरोत्तम जी मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम थे और बहुत बड़ा, मतलब एक बहुत बड़ा ऐसा विषय रहता है कि कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के विकास के लिए भी जिस प्रकार सा आप हम सबकी अपेक्षा है कि एक ऐसा नेतृत्व मध्य प्रदेश की विधानसभा में आए, तो निश्चित रूप से वहां की जनता की भी भावनाएं रहेगी और संगठन निश्चित रूप से विचार भी करेगा। जी बिल्कुल अजय जी, और मुझे लगता है कि माफ कीजिएगा, जीत से ज्यादा हार मैं नहीं बोलूंगा, मैं नाकामयाबी भी नहीं बोलूंगा, मैं उसको एक चुनौती कहूंगा। जैसा नतीजा हम चाहते हैं, बात चुनाव की नहीं है, किसी भी तरह का कोई नतीजा जो अनुकूल हमारे लिए नहीं रहता है वो हमारे लिए ज़्यादा सिखाने वाला साबित होता है। नरोत्तम जी ने बंसल न्यूज़ से बातचीत में कहा था कि मैंने बहुत कुछ सीखा है इससे, और जाहिर है मेरी कुछ गलतियां रही होंगी, कुछ त्रुटियां रही होंगी जिनको मैं और बेहतर करके जनता के बीच में जाऊंगा। उन्होंने कहा ज़रूर मेरे व्यवहार में कुछ परिवर्तन आया हो सकता है, और ये सारी चीज़ें तब बहुत तेज़ी से घटती हैं जब हम चैलेंजेस को अपने सामने देखते हैं
और ये देखते हैं कि क्योंकि दतिया की जीत और हार का अंतर कोई ऐसा नहीं था कि बड़ा आसमानी सुल्तानी था, हजारों में था, वो सिर्फ वो एक स्विंग था और वो स्विंग जाहिर है उसके पीछे कुछ कारण होंगे। मनोज, ये बहुत सीखने के लिए मिलता है चैलेंजेस से जब आपके सामने आते हैं। जैसा संजू सैमसन का था कि आप 18-19 साल में राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर से आपका कंपैरिजन है और उसके बाद 30 साल तक आपके पास कुछ नहीं है। ये 10 साल आप हर बार उम्मीद करते हो, आईपीएल में बेहतर प्रदर्शन करते हो कि भारतीय टीम में सेलेक्ट हो गए। तो आपका धैर्य, आपका ये, और नरोत्तम जी इसमें जाहिर है अपनी कोई सानी रखते नहीं है, लेकिन कांग्रेस और वो फैक्टर, क्योंकि जिसे कहते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, तो बीजेपी और नरोत्तम जी, अभी नरोत्तम जी को हम संभावित प्रत्याशी ही कहेंगे, कोई कोर कसर तो नहीं छोड़ना चाहेंगे? देखिए, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। और पिछली बार हुआ ये कि चूंकि हम कवर भी कर रहे थे, उस क्षेत्र में भी पहुंचे थे, कई बार जब आपके पास बहुत बड़ा पद होता है, गृह विभाग जैसा उनके पास पद था, तो संबंधित व्यक्ति ठीक है, लेकिन उसके साथ कई ऐसे लोग भी जुड़ते हैं शरद जी, जो जाने अनजाने नुकसान पहुंचा देते, जो मुझे लग रहा है। तो मुझे लगता है उन तमाम तरह की चीज़ों को डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने समझा होगा। बहुत ही समझदार व्यक्ति है वो, खासकर राजनीति के तो माहिर भी माने जाते हैं। तो मुझे लगता है वो सारी चीज़ों को ठीक करते हुए, लेकिन फिर मैं कहूँगा कि दतिया के जातिगत समीकरण बहुत अलग है और यही शायद डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के लिए चिंता का विषय भी, इसीलिए उन्हीं समीकरणों को पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। टिकट तो उनको अभी हम कह सकते हैं कि संभावना सबसे ज़्यादा उन्हीं की दिखाई देती है, लेकिन बीजेपी है ये, कई बार चौंका देती, जिसकी तरफ पटेल साहब इशारा कर रहे थे, पर संभावना उसकी बहुत कम है। दूसरा ये है कि सहानुभूति, जिसकी बात शुरू में भी मैंने की थी, ये एक बहुत अलग तरह का माहौल बनाती है, एक अलग तरह का, खासकर मतदाता के मन में एक वो पैदा करती है कि आखिर ये हुआ क्यों। तो ये इसको वो समझा पाने में नरोत्तम जी के पक्ष में सहानुभूति की बात कर रहे हैं आप या कांग्रेस? दोनों तरफ सर जी। देखिए, जब कोई बड़ा नेता वहां से चुनाव लड़ता है और उसके जाने के बाद जो एहसास होते हैं कि यदि आज डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, विकास के काम बहुत किए उन्होंने, दतिया को कितना बदलते हुए हमने देखा, हम तारीफ नहीं कर रहे क्योंकि वहां देखेंगे तो समझ आता, वहां के लोगों ने इस बात को स्वीकार किया कि हमसे चूक हुई है। पर मतदाता कई बार कहता कुछ है, करता कुछ है, पर बहुत अलग तरह का वहाँ इलेक्शन होगा, चुनाव होगा, जब भी होगा अक्टूबर में, तो दतिया से चाहे डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को भी उतनी तैयारी करना पड़ेगी और कांग्रेस को भी। लेकिन यदि कांग्रेस ने राजेंद्र भारती के बेटे को टिकट दे दिया तो मुझे लगता है बहुत रोचक चुनाव होगा। बिल्कुल, लेकिन आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की मनोज की, छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना, क्योंकि दोनों ही पक्षों पर आरोप लगे, मामला न्यायालय में विचाराधीन हुआ। खुद नरोत्तम जी के लिए बहुत टफ क्षण थे जब कथित रूप से पेड न्यूज़ का मसला उठा, और उतना ही टफ रहा राजेंद्र भारती जी के लिए, जिसमें सहकारी बैंक में उन्होंने जिस तरह से अपनी माता जी के नाम जो एफडी रखी और नियमों के विरुद्ध जाकर जो आरोप लगा कि उसकी अवधि को आगे बढ़ाया, और वो भी मुश्किल में फंसे। न्यायालयीन मामलों पर किसी टीका टिप्पणी में हम भी नहीं उलझेंगे, क्योंकि फैसले आते हैं और फैसले जाते हैं। कई बार देखने का हमारा नज़रिया, हमारी अधीरता कई बार उन प्रश्नों पर चली जाती है जो प्रश्न शायद कितने मौजूद हैं मुझे नहीं मालूम। आपका और क्या शैलेंद्र जी दावा है? ये बात सही है कि अगर राजेंद्र भारती जी के परिवार से आता है कोई प्रत्याशी तो कहीं सहानुभूति का एक मसला फिर खड़ा हो सकता है और टक्कर भी दिलचस्प होगी, और मुझे लगता है कि कांग्रेस शायद सोच रही हो इस पर। देखिए, सहानुभूति देश की राजनीति में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हम देखेंगे पूर्व में भी कि सहानुभूति, क्योंकि हम सब मानव हैं और हमारी प्रवृत्ति होती है कि कहीं कुछ अन्याय होता है तो जनता उसके साथ खड़ी होती है। एक बहुत बड़ा फैक्टर इस चुनाव में वो होगा, निश्चित रूप से होगा। लेकिन इस फैक्टर के अलावा हम देखें तो मोहन सरकार के भी 2.5 साल से ऊपर, लगभग 3 साल का समय होने वाला है। जो वादे प्रदेश के अंदर किए थे वो वादे बहुत अधूरे हैं। जनता इन वादों को पूरा करवाने के लिए भी इस चुनाव में अपने वोट का अधिकार का उपयोग करेगी, अपने मत का अधिकार का, कि हमने जो आपने वादे किए थे, चाहे गेहूं की बातें हो, धान की बात हो, चाहे महिलाओं को जो हमारी लाडली बहनों को पैसे देने की बात थी, अन्य बहुत सारे की रिकॉर्ड खरीदी हुई है मध्य प्रदेश। देखिए, गेहूं की रिकॉर्ड खरीदी में सरकार अपना रोल प्ले कर सकती है, लेकिन वो तो किसानों की मेहनत है। लेकिन जो वादा सरकार ने करा था, भाजपा ने करा था चुनाव के पहले, क्या वो पूरे करे? आज जो लाइनों में किसान लगा है, चाहे वो खाद के लिए हो, चाहे गेहूं तुलवाई के लिए हो, चाहे बैंकों की लाइन में लगा हो, तो ये लाइन की मेरा एक ही है इसमें सबमिशन कि जब 3 साल के जो मध्य प्रदेश की सरकार है उसकी भी परीक्षा है, क्या वो उस तरीके से के वादों को पूरा, तो वो भी एक कई बार जनता सबक सिखाती है। ये इशू रहेगा, क्यों नहीं रहेगा? जनता के
2.5 से पौने 3 साल 3 साल के कामकाज पर जाहिर है वो भी अपना वोट मांगेगी और आप उसकी मुखालिफत करते हुए, उसका विरोध करते हुए मैदान में उतरेंगे। दोनों पार्टियों का अपना अधिकार है। अजय जी, कंक्लूडिंग टिप्पणी आपकी। जी शरद जी, मैंने ओपनिंग स्टेटमेंट में त्रुटिवश नरोत्तम जी को डिप्टी सीएम कहा था, वो होम मिनिस्टर थे, लेकिन वो स्टॉलवर्ट लीडर अक्रॉस द पार्टी लाइन। दूसरा जो अभी हमारे मित्र शैलेंद्र जी जो कह रहे थे कि सहानुभूति का विषय, तो देखिए कन्विक्टेड क्रिमिनल के साथ में पॉलिटिकल एरेना में सहानुभूति रखे आप हम इस मत के नहीं हो सकते, क्योंकि आप हम सब डेमोक्रेसी में और लोकतंत्र स्वस्थ रहे, आपकी हमारी सबकी इच्छा है। दूसरा जो बड़ा विषय है कि क्या एक डिसिसिव मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को बाई इलेक्शन होता है तो मिलेगा, तो निश्चित रूप से इसलिए भी मिलना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से प्रो इनकम्बेंसी का वोट सिक्योर किया है। हमने जनता से वोट जो मांगा है, जनादेश जो मांगा है, हमारे किए हुए कामों पे मांगा है। विगत 22 वर्षों से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपने अच्छे काम लेके जनता के समक्ष जाती है और फिर वोट मांगती है। तो हमारा जो इतिहास है, हमारा जो अपना ट्रैक रिकॉर्ड है, और हमको हमसे बेहतर करना है, हमें कोई कांग्रेस से लड़ना नहीं है, तो निश्चित रूप से हम अपने रिकॉर्ड को बेहतर करेंगे। और एक दतिया का बाई इलेक्शन में वो सीट कैसे जीत सके, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का संगठन प्राण लगाकर वो सीट जीतने के लिए प्रयत्न करेंगे। चलिए, आपसे स्लिप ऑफ टंग हुआ, डिप्टी सीएम निकल गया। पता नहीं आगे भविष्य में क्या संचित है, क्या दिख रहा है, आगे किस तरह की परिस्थितियां होती हैं। मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, मैं तो कई बार बिटवीन द लाइंस चीज़ें निकल जाती हैं और कहा भी जाता है कई बार कि अरे भैया मुंह से निकली हुई बात सच हो गई। तो पता नहीं, शुभकामनाएं कांग्रेस को भी, भारती जी को भी। हालांकि वो इस मैदान में नहीं उतर सकते हैं, ये तो तय है कम से कम, बाकी सब भविष्य के गर्भ में है, लेकिन वो अब इस चुनाव लड़ने की योग्यता को खो चुके हैं। लेकिन फिर भी दोनों ही पार्टियों को, संभावित प्रत्याशियों को ढेरों ढेर शुभकामनाएं हैं कि लोकतंत्र के इस महायज्ञ में, जो उपचुनाव रूपी ही क्यों ना हो, लेकिन छोटा नहीं है, पूरी ताकत से लड़िए। और प्रदेश की जनता भी इस चुनावी रण को बहुत गौर से देखेगी, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट उपचुनाव होने जा रहा है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का।